क्वेश्चन 1, विच एंटीकोगुलेंट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन ब्लड बैंक टू प्रिजर्व होल ब्लड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा एंटीकोगुलेंट है जो कॉमन है ब्लड बैंक में आपको होल ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम सिट्रेट। क्लियर। तो सबसे जो कॉमन होता है वो होता है CPDA, मतलब सोडियम CPDA, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। क्लियर। तो सिट्रेट का काम होता है ब्लड में कैल्शियम बाइंड करके क्लोटिंग को रोकना ताकि ब्लड क्लोट ना हो सके। फॉस्फेट का काम होता है कि रेड ब्लड सेल्स को, RBC को pH मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। डेक्सट्रोज जो होता है ये RBC के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि सेल क्या हो, जिंदा रह सके। एडेनिन RBC के ATP लेवल को मेंटेन करता है ताकि सेल्फ लाइफ इसका बढ़े। अगर हम बात करें CPDA1 से होल ब्लड को 35 डे तक प्रिजर्व कर सकते हैं आप 2 से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने दिन के लिए? तो 35 डे के लिए। और टेम्परेचर कितना? तो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर। अच्छा, ऑप्शन ए की देखो। ऑप्शन ए कह रहा है जिंक फॉस्फाइड। तो जिंक फॉस्फाइड का फार्मूला होता है Zn3P2। जिंक फॉस्फाइड एक प्रकार का रोडेंट्स है, मतलब क्या, चूहों को मारने के लिए इसका यूज़ की जाती है। ठीक है। ऑप्शन अगर ऑप्शन बी देखो ब्रोमीथिलीन, तो ब्रोमीथिलीन भी एक प्रकार का क्या है, रोडेंटिसाइड है। इसका भी यूज़ चूहों के मारने के लिए किया जाता है। अगर ऑप्शन सी देखो आप कोलियोकैल्सिफेरॉल, तो कोलियोकैल्सिफेरॉल अगर हाई डोज में यूज़ की जाए तो ये भी एक तरह का रोडेंट की तरह काम करता है चूहों को मारने के लिए। लेकिन ह्यूमन में ये मेडिसिन के तौर पे भी काम करता है जब विटामिन D3 की कमी हो जाती है। और ऑप्शन 4 था आपका सोडियम सिट्रेट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम सिट्रेट। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ टिंडेलाइजेशन। टिंडेलाइजेशन का क्या प्रिंसिपल है? तो सबसे पहले आप समझो टिंडेलाइजेशन होता क्या है। टिंडेलाइजेशन एक मेथड है स्टरलाइजेशन का जो हीट सेंसिटिव लिक्विड में स्पोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है। क्या हमने कहा कि यह एक प्रकार का स्टरलाइजेशन टेक्निक है जो हीट सेंसिटिव लिक्विड में स्पोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ की जाती है। अब देखो, अगर डिटेल में आप जानोगे तो बैक्टीरिया मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक उनका होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है स्पोर। वेजिटेटिव सेल ईजिली हीट से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और स्पोर क्या होता है, तो रेसिस्टेंट होता है। क्लियर। तो टिंडेलाइजेशन क्या है, एक प्रकार का स्टरलाइजेशन टेक्निक है। क्लियर। अगर हम बात करें तो इसका जो टेम्परेचर होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टरलाइजेशन कितने डिग्री पे होगा। तो स्टरलाइजेशन जो होगा आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने मिनट के लिए? तो लगभग ये आपको 10 मिनट के लिए 15 से 30 मिनट के लिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। द जर्म ट्यूब टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या, जर्म टेस्ट ट्यूब से किस तरह के ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लियर, यही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जर्म ट्यूब टेस्ट, ये टेस्ट किसके लिए की जाती है? तो ये टेस्ट मेनली कैंडिडिया एल्बिकेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंडिडिया एल्बिकेंस, कैंडिडिया एल्बिकेंस। जब कैंडिडिया एल्बिकेंस को सीरम में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 से 3 घंटे के लिए इनक्यूबेट करते हैं तो जर्म ट्यूब बनता है। जर्म ट्यूब का मतलब ईस्ट सेल का एक ग्रोथ जो सेल से कंस्ट्रक्टेड नहीं होता, जो क्या होता, सेल से आपका
कंस्ट्रिक्टेड नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैंडिडिया एल्बिकेंस। क्लियर। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है, किंगिला, किंजिला, किंगी। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि ग्राम निगेटिव कोकोबैसिलाई है। ठीक है, तो इसका ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, और ये जो किंजिलिया होता है ये रॉड शेप्ड होता है, ग्राम निगेटिव होता है, ये फैकल्टेटिव एनारोब होता है, ऑक्सीजन हो या ना हो ये ग्रो कर जाता है। अगर बात करें इसके मोटिलिटी का तो ये नॉन मोटाइल होता है, इसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं होता। क्लियर। किंगिला किंगी, और किंगिला किंगी क्या कॉज करता है, तो चिल्ड्रेन के मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शन कॉज करता है ये। क्लियर। अच्छा, आप सेकेंड ऑप्शन देखो, चैल्मेडिया ट्रैकोमोटेटिस है ना, तो ये चैल्मेडिया ट्रैकोमैटिस क्या है, ये एक प्रकार का ग्राम निगेटिव और ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इसका जो शेप होगा स्मॉल होगा, कोकाई होगा और राउंड शेप होता है। ग्राम स्टेन की बात करें इसमें तो ये ग्राम निगेटिव होता है। इसका चैल्मेडिया ट्रोकोमैटिस का लाइफ साइकिल की बात करें तो ये अल्टीमेटरी बॉडी और रेटिकुलेट बॉडी दो होते हैं। क्लियर। ये चैल्मेडिया ट्रोकोमैटिस जो है एक प्रकार का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मेन कॉज होता है। अच्छा, ये ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर बैक्टीरिया होता है, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर बैक्टीरिया, डेट मीन्स कैन नॉट ग्रो इन नॉर्मल अगार, और ये नॉर्मल अगार पे आपको ग्रो भी नहीं करेगा। क्या, तो कैल्मेडिया ट्रोकोमैटिस। ठीक है, ऑप्शन सी तो आपका कैनिडा एल्बिकेंसिस का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, फोर्थ आपका है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो होता है रॉड शेप्ड बैसिलाई है, ग्राम पॉजिटिव है, बट यूजली एसिड फास्ट स्टेनिंग में ही इसका यूज होता है। एसिड फास्ट आप समझ ही रहे हो, जिल नेल्सन स्टेन। इसका ग्रोथ वेरी स्लो होता है, इसका कल्चर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है माइकोबैक्टीरियम का। क्लियर। ये कॉज क्या करता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, तो लेप्रोसी कॉज करता है, जिसको बोलते हैं हैंसन्स डिजीज, जिसे क्या बोलते हैं हैंसन्स डिजीज। ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है ये आपको अफेक्ट करता है स्किन को, ठीक है, और पेरिफेरल नर्व को। इसका जो ट्रांसमिशन होता है कंटैक्ट अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन से करोगे तो ये इन्फेक्ट होगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा देख लें इसका माइकोबैक्टीरियम लेप्रे का लैब डायग्नोसिस, तो इसके लिए हम स्किन बायोप्सी करते हैं, पीसीआर करते हैं कन्फर्मेशन के लिए। इसका भी कल्चर ईजिली नहीं होता। क्लियर। तो जो थर्ड क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैनिडिया एल्बिकेंस। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज़ द मेजॉरिटी ऑफ RH एंटीबॉडी। मेजर RH एंटीबॉडी कौन है, तो ऑप्शन आपका, ऑप्शन देखिए क्या है, E है, G है, D है, A है। तो अगर हम इम्यूनोग्लोबिन E की बात करें तो आप इम्यूनोग्लोबिन E देखो तो ध्यान से, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोनोमर होता है, और मेनली यह ब्लड एंड मास्ट सेल के सरफेस पे होता है, मास्ट सेल और बेसोफिल्स के सरफेस पे होता है। आप लोग को पता ही होगा कि यह एलर्जिक रिएक्शन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और ये पैरासिटिक इन्फेक्शन जब होता है, मतलब पैरासिटिक इन्फेक्शन मतलब क्या, हेलमिंथ
तो यह मेनली क्या देता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कौन, IgE। क्लियर। अगर Ig लो हो जाएगा तो क्या होगा, पैरासिटिक इन्फेक्शन होने का यह इंडिकेशन होता है। इम्यूनोग्लोबिन जी अगर हम इम्यूनोग्लोबिन जी की बात करें तो इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोनोमर होता है। और ब्लड में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला एंटीबॉडी होता है वो आपका IgG ही होता है, 70 to 80%। इसका IgG की बात करें तो यह स्मॉल साइज होता है, और ये क्या करता है, स्मॉल साइज है तो प्लेसेंटा को क्या है, इजीली क्रॉस कर जाता है। IgG जो है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स देता है। IgG एंटीबॉडी बॉडी के सेकेंड एक्सपोजर को रैपिड रिस्पॉन्स देने में हेल्प करता है। प्लेसेंटा ट्रांसफ़र में IgG हेल्प करता है। मदर से फीटस को पैसिव इम्यूनिटी देता है ना। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन देता है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का मतलब क्या, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो एंटीबॉडी होता है मेनली आपको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन, अगर कोई वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन हुआ है तो आपको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर। अगर ऑप्शन, अच्छा, ये जो IgG है वो इम्पोर्टेंट होता है HDN में, हीमोलाइटिक एनीमिया ऑफ न्यूबॉर्न में भी। अब देखिए ऑप्शन थर्ड है आपका IgD। तो IgD के बारे में कुछ जान लो आप कि IgD होता है क्या है। तो IgD का स्ट्रक्चर जो है मोनोमर होता है। ये मेनली होता कहाँ पे है, तो मेनली B सेल सरफेस पर, और थोड़ा इसका मात्रा आपको ब्लड में भी मिलता है IgD का। तो हम कह सकते हैं कि IgD ब्लड में बहुत लो अमाउंट में होता है। IgD का जो फंक्शन है, बीटा सेल रिसेप्टर इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है। क्लियर। यहाँ तक। अगर हम IgA की बात करें तो IgA ये भी जो है मोनोमर फॉर्म होता है। और IgA होता कहाँ पे है, तो जहाँ भी सिक्रीशन होगा, जैसे टीयर है, स्लाइवा है, ब्रेस्ट मिल्क है, रिस्पिरेटरी हो गया, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा हो गया, वहाँ पे क्या होगा, इम्यूनोग्लोबिन A होगा। और ये भी आपको ब्लड में बहुत कम मिलेगा, इम्यूनोग्लोबिन A। मतलब क्या, 10 to 15% होता है टोटल एंटीबॉडी इन ब्लड। कौन सा, तो इम्यूनोग्लोबिन A। इसका क्या फंक्शन है, तो इसका A का फंक्शन है म्यूकोसल इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी इन इन्फेंट, न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करता है। वायरस और टॉक्सिन को बाइंड करके उनको इनएक्टिवेट कर देगा, मतलब क्या, न्यूट्रलाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो ये 4 ऑप्शन हमने देख लिया। तो यही पूछ रहा था कि मेजर, तो सबसे ज़्यादा जो ब्लड में होता है वो होता है IgG। क्लियर। IgG, तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन कहता है द फिशर रेस सिस्टम किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो फिशर रेस सिस्टम ब्लड ग्रुप टाइपिंग के लिए की जाती है, स्पेशली RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ठीक है। आप जानते हैं कि जो एंटीजन होता है, जो मेजर एंटीजन होता है वो आपका कैपिटल D, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल S, कैपिटल E, स्मॉल e, ये क्या है, आपका एंटीजन है। तो फिशर रेस सिस्टम आपको क्या होता है, जेनेटिक नोटेशन पे बेस्ड होता है, मतलब 3 पेयर का एलील होता है, 3 पेयर का एलील। जैसे हम कह रहे हैं कैपिटल C, कैपिटल D, स्मॉल e, तो कैपिटल C के साथ क्या होगा, स्मॉल c होगा, कैपिटल D के साथ स्मॉल d होगा, और स्मॉल e के साथ e होगा। तो फिशर रेस सिस्टम जो है मेनली ब्लड ग्रुप के क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है।
ये मोस्टली एचडीएन और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए भी यूज होता है। एचडीएन का मतलब हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। क्लियर। इसका यूज सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। फिशर रेस सिस्टम। क्लियर। चलिए ऑप्शन ए देखिएगा, सिकल सेल एनीमिया आइडेंटिफिकेशन। तो सिकल सेल होता क्या है? तो यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होता है। मतलब उसको हम एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को आइडेंटिफाई करेंगे HbS से, और इसमें RBC का शेप जो है सिकल हो जाता है। डैट मीन्स क्या? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बिल्कुल कम हो जाएगा। क्लियर। अगर हम सिकल सेल एनीमिया को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करेंगे, जैसे फर्स्ट पेरिफेरल ब्लड स्मेयर यूज़ करते हैं, सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं सिकलिंग टेस्ट। सिकल सेल के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? सिकलिंग टेस्ट, या इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी टेस्ट। डीऑक्सीजनेशन पर जो आपका एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन वाले RBC क्या हो जाएगा? सिकल सेल का हो जाएगा। हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन का इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करते हैं। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रकार का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। किसके लिए? तो सिकल सेल एनीमिया आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद HPLC भी कर सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC भी करते हैं। ये एक प्रकार का मॉडर्न लैब टेक्निक है। जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है, DNA एनालिसिस भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे किसके लिए थे? सिकल सेल एनीमिया आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन, हॉडजकिन लिम्फोमा आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या होता है? हॉडजकिन लिम्फोमा आइडेंटिफिकेशन। तो जो हॉडजकिन लिम्फोमा एक टाइप का लिम्फोइड कैंसर है जो लिम्फ नोड और लिम्फेटिक सिस्टम को क्या करता है? अफेक्ट करता है। ये जो हॉडजकिन लिम्फोमा होता है ये एक प्रकार का लिम्फोइड कैंसर होता है जो लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। क्लियर। इससे मेनली आपको फीवर आता है, नाइट स्वेट आता है, वेट लॉस होता है ना। तो लिम्फोमा जो लिम्फ कैंसर होता है ना, उसके लिए हम जो लैब मेथड करते हैं, जैसे बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी जो है गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है इसके लिए। उसके बाद रेड स्टर्नबर्ग करते हैं, है ना। बहुत सारा टेस्ट है इसके लिए। इम्यूनोहिस्टो केमिस्ट्री, जैसे CD15 हो गया, CD30 हो गया, CD45 हो गया, 15, 30, 45, मतलब CD15, CD30, CD45 का यूज़ किया जाता है। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट है आपका थैलेसीमिया क्लासिफिकेशन। तो थैलेसीमिया भी एक प्रकार का जेनेटिक और डिसऑर्डर होता है जिसमें हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? डिफेक्टिव हो जाता है। RBC एबनॉर्मल हो जाता है और क्या होगा? एनीमिया डेवलप हो जाता है। अगर हम बात करें, ये मेनली अफेक्टेड होता है दो तरीके से। अगर हम फर्स्ट बात करें, जैसे आपका ग्लोबिन चेन अगर अफेक्टेड है तो ग्लोबिन चेन में आपका जैसे पहला होता है अल्फा थैलेसीमिया, दूसरा क्या हो जाएगा? बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया का मतलब क्या? अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड है। इसमें हीमोग्लोबिन कम बनना स्टार्ट हो जाता है। बीटा थैलेसीमिया, इसमें क्या होगा? बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होता है। ठीक है। तो अल्फा वाला जो होता है मेजर होता है और बीटा वाला क्या होगा? आपका माइनर होता है। क्लियर।
इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो माइनर आप कर सकते हो, पेरिफेरल स्मेयर बनाओगे तो इसमें दिखेगा क्या आपको? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी। माइक्रोसिटिक का मतलब छोटा, हाइपोक्रोमिक आरबीसी दिखेगा। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो बीटा थैलेसीमिया माइनर में क्या होगा? HbA2 बढ़ा हुआ आएगा, और बीटा थैलेसीमिया मेजर में क्या होगा? तो HbF भी बढ़ा हुआ आएगा, फीटल हीमोग्लोबिन। इसके लिए आपको आयरन स्टडी भी करना होगा। तो यहाँ तक बस आज के लिए।